हमें ये बताया if net external force is equal to ये लिखवाया था मैंने तुम्हें। अब तुम्हें पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, 0 है ना। वैसे तो नीचे पता चलेगी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी of center of mass is equal to 0 है, तो हर टाइम पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, 0 रहनी चाहिए अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तब तक जब तक कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना आया ना। तो वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगा, दैट इज उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी सेंटर ऑफ मास। क्या बात समझ में आ गई सब? तो अभी हम दो टाइप के केसेस करेंगे, एक केस करेंगे जब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 और दूसरा करेंगे जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कांस्टेंट हो। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास 0। एक बात और, क्योंकि ये एक वेक्टर इक्वेशन है आया ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं नेट एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम इन x डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन dt। तो अगर x डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा तो x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, हाँ या ना। इंडिपेंडेंट है सारे के सारे। ऐसे ही नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर y डायरेक्शन में 0 रहेगा तो मोमेंटम किसके अलोंग कांस्टेंट रहेगा, और ऐसे z के अलोंग रहेगा तो भी एक फार्मूला रहेगा। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है जब ये हवा पे, ग्रेविटी फोर्स लगा, और कोई फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। तो जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा उस टाइम पे, इसको अगर मैं यहां से छोड़ दूं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है और दूसरी डायरेक्शन कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या इस डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो देखो आप इसको छोड़ दो, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इधर की वेलोसिटी पहले 0 थी, बाद में भी 0 रह रही है वाला, हाँ है ना। और तुमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ लिया, अगर मैं इसको यूं फेंक देता हूं तो ये चीज हो जाएगी। तो आपने देखा होगा इसका ये कंपोनेंट आप कांस्टेंट रखते हो, क्यों? मास इनटू ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो जिस एक्सिस के अलोंग फोर्स 0 आप उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में? जो भी नेट फोर्स है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप हमेशा मोमेंटम कंजर्व करते हो। भाई नेट फोर्स तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही होगी, तो नेट फोर्स 0 हो गया ना। तो इस डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो हमेशा। लिखो यू कैन लिखो we can always conserve momentum, we can always conserve momentum, we can always conserve momentum in perpendicular direction of net external force, in perpendicular direction of net external force। क्या बात है? पक्का? नेक्स्ट में लिखो ये सारी बातें जो लिखा है।
बेटा जो भी मैसेज भेजने वो होस्ट को भेजवा। एक बच्चे ने लिखा है सर व्हाट इफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। इतने टाइम से वही पढ़ रहे थे, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब तो वो पढ़ रहे हैं, जब फोर्स 0 तब पढ़ रहे हैं, जब नेट फोर्स लगा वो तो पढ़ी चुके हैं, वो पढ़ा हो तो हमने नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 तो जो है वेलोसिटी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। दो केसेस पढ़ेंगे ना, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 और दूसरा केस जब इनिशियल वेलोसिटी 0। समझ में आ गया? देखो इसका मास है, इसका मास स्मॉल है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस वैज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो अगर ये बताओ ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी क्या? जब ये नीचे आएगा, सुनते जाओ, जब ये नीचे आ रहा होगा इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, ऊपर की तरफ जो लगेगा वो नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ जो लगेगा वो कितना लगेगा सिस्टम का m प्लस m इंटू जी। मगर जब ये नीचे आ रहा होगा तो कौन सा चाहिए? पहला केस नॉर्मल इज ग्रेटर देन m प्लस m इंटू जी, दूसरा केस नॉर्मल इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी, और तीसरा केस नॉर्मल इज m प्लस m इंटू जी। कौन सा सही होगा? पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? राइट साइड में जाएगा, राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा? राइट। ये स्मूथ सरफेस है, अब बताओ किधर जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव भी नहीं कर सकता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा सकता इस सिस्टम में, स्मूथ सरफेस है और कोई खींच नहीं रहा इसको इधर उधर, है ना? तो जो सिस्टम का हाँ तो होने देना था यार, ये सिस्टम बोल तो रहा हूँ मैं, जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो कहीं नहीं जा सकता, दैट इज सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसके दो कोऑर्डिनेट आया ना, होगा क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये ब्लॉक अगर इधर आ जाएगा तो इतने टाइम में ये चीज कुछ पीछे आ जाएगी, दैट इज अभी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे रहेगा, इधर शिफ्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन एक चीज में क्लियर पता है कि पहले सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर रहा होगा, क्योंकि मास ऊपर था, जब नीचे आ गया तो वही है, तो सेंटर ऑफ मास कुछ नीचे आया होगा ना इसका। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आया होगा तो इसका एक्सेलरेशन किधर हुआ होगा? सेंटर ऑफ मास का नीचे की तरफ ही होगा, तभी नीचे आया होगा, रुका हुआ था पहले, आया ना? तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, आया ना, तो एक्सेलरेशन में क्या मान लो किधर? इसका नीचे की तरफ, जब नीचे आ रहा होगा, तो जब नीचे की तरफ होगा तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए? ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया? आया ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास उस डायरेक्शन में जाएगा। या वो कन्वर्सली बोल दूं, आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर है, तो नेट फोर्स उस डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा,
सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? तो मैंने एक एग्जांपल अभी बताया था, हाँ या ना? तो इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, पर वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। कई बात समझ में आ गया? और ये एग्जांपल आप खुद सोच सकते हो, जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े रहते हो, हाँ या ना? आप एकदम से यो करोगे तो सेंटर ऑफ मास किधर चला जाएगा? नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो एक्सीलरेशन की तरफ होगा एकदम से नीचे की तरफ। तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए? तो नॉर्मल कम हो जाना चाहिए, लेकिन देखो मास टेस्ट में पहले सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुआ, वेलोसिटी बढ़ी होगी, वापस होगा, तभी तो वेलोसिटी घट के फिर से जीरो होगी। तो जैसे ही आप यूं करोगे, हाँ है ना, तो होगा क्या कि पहले तो रीडिंग क्या होगी? कम होगी, और फिर वापस क्या होगी? नॉर्मल से ज्यादा होगी। क्यों? जब आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ ज्यादा हो रही होगी और फिर आपकी स्पीड कम करने के लिए, क्योंकि फाइनली भी आप रेस्ट पे आ रहे हो, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, तो उस टाइम पे नॉर्मल बड़ा होगा mg से। बात समझ में आई नहीं यार? कोई चीज यहाँ पे है, स्पीड बढ़ गई, यहाँ पे जीरो होगी, तो पहली स्पीड बढ़ी होगी नीचे की डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे है, और वेलोसिटी स्पीड नीचे की तरफ ही थी, लेकिन अभी स्पीड घट रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर हो गया? ऊपर की तरफ। तो जिधर एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स उधर होना चाहिए ना। तो मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे यूं हो ना, तो अगर आप यूं जाओगे तो शुरुआत में नॉर्मल कम होगा, फिर नॉर्मल क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ में आई नहीं? मतलब मेरा वेट मान लो 80 kg आ रहा है, तो अगर मैं यूं करूंगा तो पहले 70 जाएगा और उसके बाद में हो सकता है 90 चला जाए, और फिर वापस क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और अगर मैं यूं करके एकदम से ऊपर आऊं तो शुरुआत में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ से नॉर्मल ज्यादा होगा, और फिर बाद में क्या होगा? नॉर्मल 80 से कम हुआ होगा, और फिर वापस जैसे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया, फिर से नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा। क्या लॉजिक? तू आगे आ जा, क्योंकि अगर तू उधर बल दिलाएगा ना, उधर बल दिलाएगा, तो इसमें क्लियर आता है। हाँ, रिफ्लेक्शन आएगा ना इसका, बोर्ड का। क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तो लिख लो, देख लो। in this case x coordinate of center of mass does not change, y coordinate changes. When smaller block is sliding down the bench. So when smaller block is sliding down the bench. When smaller block sliding down the bench. center of mass जब वापस इसका मास कितना जाएगा तो इस टाइम पे वो वापस से नॉर्मल हाइट पे खड़ा होगा, तभी होगा। वो कहीं पे भी हो, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, वो कहीं पे भी हो, सेंटर ऑफ मास ऊपर हो नीचे फर्क नहीं पड़ता। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, नेट फोर्स जीरो आया ना? सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हो रहा है, नेट फोर्स उधर ही होगा, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। लॉजिक समझ में आ गया? अब सुनो, थोड़ा सा फास्ट हो गया। आंसर कौन सा इसका पता चल गया? थर्ड। हाँ, ये तीन ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो ये है। मिटा दो। अगर ये वाला ऐसे मतलब ऐसे ऊपर जाता होता ज्यादा होता अब देखो, सिंपल क्वेश्चन, ये मास 2 kg है,
ये मास 3 kg है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 मीटर है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, कहाँ पे टकराएंगे 3 kg से कितनी दूरी पे टकराएंगे, कहाँ पे टकराएंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तो पूछा कि कहाँ टकराएंगे, मिड में टकराएंगे और नहीं टकराएंगे। सेंटर ऑफ मास हाँ यही है ना, रेस्ट पे होना चाहिए। तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला सीख लो, आपको पता है यहाँ से कितनी दूरी पे टकराएंगे 12, यार इनवर्स रेशियो में होता है ना 3:2, 3/5, 3/5 कर दो किसका 30 का 5, चलो 2/5 आएगा क्योंकि मैंने 3 kg से पूछा, तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास है। क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है कि ये दोनों यहाँ टकरा जाएंगे 2 kg और 3, क्योंकि यहाँ टकरा जाएंगे इसका मतलब पहले सेंटर ऑफ मास से आ था और दोनों टकराएंगे तो सेंटर ऑफ मास से आ गया, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो सेंटर ऑफ मास से गति से क्या कैसे सकता है, नहीं है मेरे पास भैया, एक्सटर्नल फोर्स ये तभी तो सेंटर ऑफ मास की सकता है ना, एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे कहीं लग नहीं रहा है तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज हो नहीं सकती, यही तो बड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं है मेरी बात समझ आ गई पक्का, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, अगर मान लो ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर आता तो ये यहाँ से कितना आगे आ जाता है इधर का, तुमने ये फॉर्मूला देखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, फॉर्मूला बोलो m1 into v1 plus v2 upon, इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये ऐसी चीज है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन डेल्टा t, m1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 अपॉन डेल्टा t, m2 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा t अपॉन m1 प्लस m2 है ना, डेल्टा t शूट ईच अदर है ना, अब क्या बचा, तो डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आएगा, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर तुम्हें पता है फोर्स लगानी और मास इस करेक्ट, अब ठीक है अर्शदीप, अब क्लियर है आवाज, हाँ अब ठीक है। वीडियो जो होती है ना वो क्लियर नहीं होती, यस रिकॉर्डिंग तो क्या करें, अभी तो है ना, जरा रिकॉर्डिंग फोन से भेज दिया फिर लैपटॉप से, पर आगे पर जाती है लैपटॉप के अरे रिकॉर्ड लैपटॉप पे सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे जो, हाँ तो सेंटर ऑफ मास हाँ तो सुनो, तो x
x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी शुरुआत में 0 है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास अभी भी क्या रहेगा, रहेगा। इट मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, ऐसे y कोऑर्डिनेट में लग रहा है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये चीज 0 आती है तो ये चीज तो अपने आप से मल्टीप्लाई होगी 0 आ जाएगी। ये क्या आना चाहिए m1 into डेल्टा x1। तो पक्की बात अगर एक चीज इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरा पार्ट किधर जा रहा है, तो ऐसा ही होना चाहिए ना, माइनस m2 into डेल्टा x2, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ 0 आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया m1 into डेल्टा x1 should be equal to m2 into डेल्टा x। दैट इज अगर एक चीज इधर आ रही तो पक्की बात है दूसरी चीज इधर आ रही तभी सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रह सकता है। तो इस केस में अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं अब पता चल गया मैं कैसे लगाऊंगा, क्या करना पड़ेगा 3 into 2 should be equal to 2 into डेल्टा x1 या डेल्टा x1 जो भी है ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अगर ये 2 की लगा तो कितना चलेगा इधर 3, दैट इज सेंटर ऑफ मास मूव नाउ। मेरे को ये बताओ अगर ये इधर 5 चल जाए तो ये कितना चल जाएगा कितने में 7.5 इधर m1x और m2x तो कर रहे हो आया ना, तो 3 5 या 15 15 को 2 से डिवाइड कर दो तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। 2 3 2 के यार अब इतना क्यों दिमाग लगा रहे जब सिंपल ही आ गया, ये एकदम सिंपल सॉल्व करके बता तो दिया m1x1 should be equal to m2x2 अगर सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो रहा है। ये लॉजिक समझ आ गया, कुछ कैसे भी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, हर एक का डिस्प्लेसमेंट लिख ले। तो बता क्या होगा 5 to the 10, अच्छा यार गलत बोल दिया, अच्छा मास तो 3 के है 5 3 जा 15 5 3 जा 15 into 2 into x तो 15 को 2 से डिवाइड कर दो 7.5 सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं m1x1 equal to m2x2। Sir, 1 minute. जल्दी रखिए बड़े जल्दी लिखो यार बेटा सर एक मिनट देखो ये 6 kg है, ये और बताओ इसको 3 मीटर से डिस्प्लेस मान लो दोनों का सेंटर मास यहाँ पे है ना, तो अगर ये इतना ही ये भी इतना ही तो सेंटर मास होता है डिस्प्लेस करेगा तो यार पूरा सिस्टम इस आदमी को जितना डिस्प्लेस करेगा उसमें कॉमन सेंस वाली बात है। तुम्हें फॉर्मूला किसने बना किया क्या लिखोगे 4 into 3 6 into 3 divided by 10 क्या आ गया 12 plus 18 30 divided by 10 3 तो आ जाए, तो इसमें फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है देखिए पता चलता है। अब इसको 3 इधर भेजा और इसको 3 इधर भेजा, अभी बताओ अब क्या सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस करेगा 0 करेगा, बराबर बराबर मास है जो 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12 तो 18 में से 12 माइनस कितना है तो 6 आगे देखिए कितना जाएगा
0.6 मीटर प्लस या माइनस, क्योंकि सेंटर मास ज्यादा मास इधर है ना, तो सेंटर मास इधर चला जाएगा 0.6 मीटर। क्या ये लॉजिक समझ में आया? हाँ है ना? यार डिस्प्लेसमेंट ऐसे लेते हैं, अगर उस डायरेक्शन में पॉजिटिव इधर क्या होता है, नेगेटिव प्लस लिखना है। इस फॉर्मूले में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब बताओ मेरे को, ये 3 से गया, ये 2 से गया, सेंटर मास कितने से डिस्प्लेस करेगा? 0। अभी तो क्या है, m1 x में f2 के बराबर है, क्या 0 ही है, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो अब ये भी 4 kg का ही हो जाए, ये 3 से इधर गया, ये भी 3 से इधर गया, सेंटर मास कितने से डिस्प्लेस हो गया? मान लो ये इधर 5 से चला गया, सेंटर मास कितने से डिस्प्लेस हो गया? 8.8 नहीं 0 8 20 में से 12 माइनस 8 अपॉन 10 तो 0.8 बात समझ आ गई लॉजिक? तब अगर इक्वल मास है तो बराबर बराबर चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आता है, कैसे आएंगे, एक चीज बताओ, ये एक बैलून है, बैलून का मास कैपिटल है, बंदे का मास स्मॉल है, ये जो लेंथ है ग्राउंड से ऊपर है, दैट इज इसके ऊपर जो बायनेट फोर्स लगा है उसके वेट के बराबर है, तो नेट फोर्स क्या हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये क्या करता है, जैसे ऊपर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। ये बताओ, ये बैलून को जब पकड़ेगा ग्राउंड से कितना ऊपर होगा? क्या करना है, जब ये बैलून को पकड़ेगा तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर होगा? पहले ये बताओ, बैलून को कहाँ पकड़ेगा? ये बैलून को पकड़ गया, जो ऊपर चढ़ेगा तो बैलून को जब ये पकड़ लेगा तो ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगा? h माइनस h 0 होता है, तो h ही तो निकालना है, तो l माइनस h भी तो तूने वेरिएबल ही दे दिया। मैंने बोला फाइंड द वैल्यू x, अब x क्या है सॉल्व करके देख लो। पहले बार बताओ, अगर ये l होगा, अभी सिस्टम का सेंटर मास कुछ यहाँ पे होगा मान लो, तो तुम कह रहे हो अगर l पे पकड़ेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर हमारे हिसाब से तो सेंटर मास चेंज हो गया। अच्छे से बता दिया, बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। इस लेवल पे बैलून ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, हम इस रस्सी को पकड़ पकड़ के बैलून तक पहुंचेगा, तो जब ये पकड़ के रस्सी को पकड़ पकड़ के बैलून तक पहुंचेगा तो ग्राउंड से कितना ऊपर होगा जब ये बैलून को पकड़ लेगा। तो सिंपल सा लॉजिकल वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0, तभी तो रुका हुआ होगा ना यार। हाँ है ना, जितना बायनेट फोर्स लग रहा होगा इस सिस्टम पे उतना ही क्या लग रहा होगा? जितना बायनेट फोर्स लग रहा होगा इस पे उतना ही क्या लग रहा होगा? उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, हाँ है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक चीज बताओ मेरे को कि कहाँ मिलेंगे? चलो मास ऑप्शन के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, इतनी देर से यही तो पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से सेंटर मास कितना ऊपर है? m into 0 y कोऑर्डिनेट 0, इसका क्या है? m into l divided by small m into capital M, ये क्या आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट का सेंटर मास। यार दो कोलाइडिंग बॉडी से मान लो ना काई इकट्ठी हो रही है सेंटर मास के, तो बस यही आपकी हाइट आ जाएगी। तो हाइट कितनी आ गई आपकी? m into l upon m plus capital, बात खत्म। कोलाइडिंग बॉडी की तो और क्या है, सेंटर मास में मिलना ही, अगर
फोर्स 0 लग रहा है। फिर वो ऊपर चढ़ाई मतलब अगर यार तेरे को उसका क्या मतलब ऊपर चढ़ा क्यों? फिर आपने बोला कि ऊपर चढ़ गया मतलब तो बस इसके ऊपर जाके पकड़ के जाके पेन को पकड़ रहा है, उसमें क्या क्वेश्चन में क्या गलती है बता तू। क्वेश्चन गलती नहीं है, समझ नहीं आया। तो कोई बात नहीं समझ में, अब आगे समझ में यस बात खत्म। सर मतलब अगर सेंटर ऑफ मास निकाले फिर ऊपर उसको किए मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स 0 है वर्टिकल डायरेक्शन। ये जाके बैलून को पकड़ेगा तो किस पॉइंट पे पकड़ेगा? सर जब वो ऊपर गया तो बैलून स्टिल था ना। कैसे रहेगा स्टिल? कि मैंने ये कब कहा कि बैलून स्टिल ही रहेगा, वही रहेगा? ये मैंने कहा? ये तो तूने तेरे मन से बना लिया। हाँ एक और क्वेश्चन देखो, ये एक प्लैंक है, ठीक है, इसका मास मान लो 2m है। यहाँ पे एक बंदा है जिसका मास m है। बैकग्राउंड में कोई ऐसे पेड़ लगा हुआ है, ये तेरे लिए बता रहा हूँ ताकि तू गलत, ठीक है, नारियल का पेड़ है और ठीक है। अब ये जो नारियल का पेड़ है तो मैं कह रहा हूँ अब ये बंदा क्या करेगा कि आगे चलेगा, बैकग्राउंड में थोड़ी दूर है, ये बंदा है मैं ये पीछे नहीं चल सकता, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन होता है, इसलिए चल पाएगा। ये डिसाइड करता है कि इसको इसके सेंटर पे जाना है, प्लैंक के सेंटर पे। तो आपको बताना है अगर इसको इसके प्लैंक के सेंटर पे जाना है तो प्लैंक कितना पीछे खिसकेगा, क्योंकि इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर मास डिस्प्लेस नहीं हो सकता ना, है ना? सिस्टम का सेंटर मास डिस्प्लेस नहीं हो सकता ना, इंडिविजुअल हर एक का हो सकता है। मैंने पूछा प्लैंक कितना पीछे जाएगा जब बंदा इस प्लैंक के सेंटर पे पहुंचेगा। क्या क्या फ्रिक्शनलेस तो म्यू इक्वल टू कितना लिखा है ना? हाँ ग्राउंड और प्लैंक के बीच में, बंदे और प्लैंक के बीच में तो हो ही नहीं सकता, फिर चलेगा कैसे वो? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक when man moves to the center of the plank. करो सब। ये प्लान पे एक बंदा और सबसे फ्रिक्शन लेस है, अब बंदा चलेगा प्लान पे, अब प्लान कितना पीछे आएगा जब बंदे नहीं पेड़ का क्या होता है उसका कुछ नहीं, मैं भी यही सोच ये पेड़ बीच में आगे तो प्लान सर को अरे सर ने बोला है वो बैकग्राउंड में तुम्हारे यार एक तो प्रॉब्लम ही है, क्लास से बाहर निकाल दो। जब मैं क्वेश्चन समझा के चला गया हूँ एकदम क्लियरली बोल दिया, ये बेटा सेंटर ऑफ मास से चल रहा है। माइनस है किसी गड़बड़ कर दी एक्स है ना, इसकी लेंथ एल है, प्लैंक की लेंथ एल है, अगर जब तक नहीं दी जाए तो प्लैंक की लेंथ एल तो एल ही मान लीजिए ना, प्लैंक की लेंथ एल है, -2 है गड़बड़ कर रहे हो। प्लैंक की लेंथ एल है, गलत है अमरीश, गलत है, -2 है चलो मेरे को एक बात बताओ,
अरे मैं एक चीज बोलता हूँ, एक बात बताऊँ, इतने क्वेश्चन कर लिया, अभी भी तो क्वेश्चन वही है, पूरे प्लैंक का सेंटर ऑफ मास बंदे से कितनी दूर है? प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ है पहले देखो, प्लैंक के सेंटर पे बंदे से कितनी दूर होगा? L/2 दूर होगा। तो दो मासेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है L/2। जब बंदा प्लैंक के सेंटर पे आएगा तो जहां पे बंदा होगा वही प्लैंक का भी सेंटर ऑफ मास होगा और वही सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये कहाँ मिलेंगे पहले ये बताओ, किसके सेंटर ऑफ मास? सिस्टम के। कहाँ पे मिलेंगे? ग्राउंड के रेफरेंस से कहाँ मिलेंगे? तो इस पेड़ से जितनी दूर आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा प्लैंक का, सॉरी सिस्टम का, बाद में भी वही रहेगा। इसका मतलब बंदा भी कहाँ पहुंच गया होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। प्लैंक भी कहाँ पहुंच गया होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो बिल्कुल ये वैसा क्वेश्चन नहीं है कि दो बॉडीज कोलाइड कर रही है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? L/2 है। अब जरा बताओ कि प्लैंक को कितना चलना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास से जाने के लिए, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से जाने के लिए? अभी तो किया ही नहीं। ये जब मैंने बात बताई उसके बाद में तुमने सॉल्व किया इसको? मतलब एक पार्टिकल का 2m वेट है और इनका m है और L/2 डिस्टेंस है, तो एक तरफ उनका जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा। तो ये बता देना 2m को सिस्टम के सेंटर ऑफ मास तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? इधर जा यार, L/2 कैसे हो गया? मतलब कॉमन सेंस भी हो ना तो भी L/2 नहीं है, कैलकुलेशन तो दूर कर दो। L/2 तुम तो पता है कैसा आंसर दे रहे हो? बताओ कैसा आंसर दे रहे हो? मैं बोलूं यार तू कितना पानी पी सकता है, तो तू सीधा पता क्या बोले? तू बोले मैं ना 5000 लीटर पानी पी सकता हूँ एक साथ। तो यार मेरे को टेस्ट करने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है तू गलत ही बोल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब तू कह रहा है ये इधर जाएगा तो तेरे हिसाब से ये इधर चला जाएगा L/2। तो ऐसे कैसे आ जाएगा आंसर? देखो सेंटर ऑफ मास निकालो सिस्टम का, क्या आएगा? m × 0 प्लस 2m × L/2। इसका सेंटर ऑफ मास L/2 भी है, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास तो यही है ना। ऐसे ही करते हैं m1 x1 m2 x2। तो x2 क्या होता है? सेंटर ऑफ मास दूसरे का डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आ गया? तो y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आ गया? L/3 आ गया। बेटा सुन तो ले, ये आंसर नहीं है, पहले सुन ले। तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पेड़ से L/3 डिस्टेंस पे, क्या लॉजिक समझ में आता है? दिस इज द लाइन ऑफ सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। आया? अब होना क्या है, जब ये बंदा इसके सेंटर पे आएगा तो बंदे का सेंटर ऑफ मास, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाना चाहिए? यहाँ पे आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो प्लैंक है सबकी तरह आ जाना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये कुछ खिसक के इधर आ जाएगा। तो बंदा यहाँ आ गया ताकि सिस्टम का सेंटर मास, बंदे का सेंटर मास और प्लैंक का सेंटर मास सारे एक लाइन पे आ जाने चाहिए, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं सकता। तो ये प्लैंक कितना खिसक के आया, इसका सेंटर यहाँ से यहाँ खिसक के आया है ना।
ये डिस्टेंस कितनी है L/3, ये डिस्टेंस कितनी है तो L/2 में से माइनस कर दो कितना L/3, तो ये पता चल जाएगा कि ये कितना खिसक के इधर आ गया, तो कितना आ जाएगा L/2 माइनस L/3, बताओ कितना आ रहा है, तो बस ये L/6 इधर खिसक गया। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम पूछा तो यही है। और तुम ऐसे भी करो तो और सिंपल तरीका बता दूंगा तुम्हें। सिंपल तरीका ये है कि ये m मास है, ये 2m मास है, दोनों सेंटर ऑफ मास में मिलेगी, तो ये तो इतना चलेगा और ये इतना चलेगा, और तुम्हें पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है L/2 है, और सेंटर ऑफ मास इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में डिवाइड करते हैं, तो ये लेंथ हो जाएगी 2 और ये लेंथ हो जाएगी 1 रेशियो में, तो ये लेंथ कितनी होगी 1 डिवाइडेड बाय 3 और पूरी डिस्टेंस क्या है L/2, दैट इज L/6। हां ये तो अभी तक कर ही रहे हैं, कई बार कर चुके हैं। हाँ हाँ अभी मैं और बता रहा हूँ, एक तरीका और बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राउंड के फ्रेम से जो अब तरीका बता रहा हूँ वो सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि पता है कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी हमेशा, और ध्यान से समझ लो, ठीक है। एक तरीका ये है कि ग्राउंड के फ्रेम से ये देखो कि बंदा कितना इधर डिस्प्लेस हुआ और प्लैंक इधर कितना डिस्प्लेस हुआ। जैसे मान लो ये प्लैंक है, बंदा ये आपको पता है अगर ये इधर जाएगा तो ये प्लैंक इधर ही जाएगा, क्यों, ताकि सेंटर ऑफ मास मूव ना करे। एक चीज इधर जाएगी, दो मास है तो एक उल्टा ही चलना चाहिए, सेंटर ऑफ मास शुरुआत में रेस्ट में था। अगर मान लो ये जो प्लैंक है इधर खिसक गया डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स इधर खिसक गया, बंदा गया इसके सेंटर पे, तो जब ये इधर चला गया बंदा इसके सेंटर पे गया, तो बंदा ग्राउंड फ्रेम से कितना आगे गया होगा तुम्हारे हिसाब से? ग्राउंड के फ्रेम से एक बात बता, सुनो, ये डिस्टेंस है 10 मीटर, मैं इसको पकड़ के रखता हूं, ये बंदा सेंटर पे जाता तो कितनी डिस्टेंस लेगा 5 मीटर। मैं कहता हूं जितनी देर में ये बंदा 5 मीटर आगे जाता है ये 2 मीटर पीछे चला जाता, तो ग्राउंड फ्रेम से बंदा तुम्हें कितना आगे जाता हो दिखाई दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? यही तो वेरिएबल में बोल रहा हूं मैंने कहा अगर ये डेल्टा एक्स पीछे जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये L/2 आगे जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कुछ पीछे रहा होगा ना, क्योंकि ये भी तो पीछे आ गया ना, तो ये कितना चला होगा इधर L/2 माइनस डेल्टा एक्स। अभी भी नहीं आई बात समझ में? हाँ यार बात समझ में आ गई, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम से आ गया। अब होना क्या चाहिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां तक आएगा, दैट इज L/2 माइनस डेल्टा एक्स। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास चल नहीं रहा, तो तुम्हें पता है 2m into x डेल्टा x, 2m into डेल्टा x, इसका डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू m into L/2 माइनस डेल्टा x। सॉल्व करके देखो डेल्टा x की वैल्यू L/6 की आ रही है। चलो मेरे को ऐसे बताओ, अगर मैं इस पे बोट मान लो, रुकी हुई बोट है, अगर मैं सेंटर पे जाता हूँ, ये 10 मीटर लंबी है, तो मैं यहाँ पे पहुंचा तो तुम्हें कितना चलता हो दिखाई दूंगा, रुकी हुई बोट है 5 मीटर 10 मीटर की लंबी है, तो 5 मीटर जाता हो दिखाई। मैं कह रहा हूँ अगर ये बोट पीछे 2 मीटर चली जाए जब तक मैं इसके सेंटर पे हूँ, तो ये बोट भी पीछे आ गई होगी ना। अब मैं तुम्हें कितना आगे जाता हूँ दिखाई दिया। वापिस तो अपने आप कैसे भेज सकते हो जब सेंटर ऑफ मास हिल ही नहीं सकता? ये तो तुमने पहले ही कह दिया कि मैं इसको तो ऐसे मूव कर ही दूंगी, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास हिल गया, तो मेरी बात ही नहीं समझ रही। मासेस सेम है क्या, तो फिर कैसे तुम्हें आएगा सेम? ये मास इतना होता, अगर उतना ही मास ये होता, हाँ या ना, इन दोनों की डिस्टेंस 5 मीटर होती, तो ये डायमीटर इधर जाता, डायमीटर इधर जाता, तो सेंटर ऑफ मास में मिल जाता। तो तुमने ये तो पहले अज्यूम कर लिया कि दोनों मासेस बराबर है,
मैंने ये कब कहा कि दोनों मास बराबर आया ना। सिंपल एक चीज बता रहा हूँ मैं, सिंपल। तुमने ये किया था m1 डेल्टा x1 शुड बी इक्वल टू m2 डेल्टा x2 अगर सेंटर मास डिस्प्लेस नहीं कर रहा है तो ये डेल्टा x1 x2 कहां से मेजर किया था तुमने? ग्राउंड फ्रेम से। कहां से मेजर किया तुमने? ग्राउंड फ्रेम से। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लो ये एक प्लैंक है बेटा, प्लैंक यहां से चला गया पीछे डेल्टा x और बंदा इस प्लैंक के बीच में पहुंच गया सेंटर पे, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में बंदा कितना आ गया? प्लैंक के रिस्पेक्ट में L/2। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया भैया? ये इधर से यहाँ तक तो पहुंच गया, लेकिन ये प्लैंक के पीछे खिसक गया डेल्टा x। तो ग्राउंड के फ्रेम से ये जो यहाँ था ये प्लैंक पीछे खिसक गया कितना? डेल्टा x से। तो ग्राउंड फ्रेम से यहाँ पीछे आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो बस ये मैंने आया ना। तो L/2 माइनस डेल्टा x क्या आ गया? पर्सन का डिस्प्लेसमेंट आ गया और डेल्टा x इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया प्लैंक का। तो प्लैंक जितना मूव कर रहा है प्लैंक का सेंटर मास भी उतना ही मूव कर रहे थे, तो रिजिड बॉडी आया ना। और फिर तुम्हें क्या करना है? इन दोनों को क्या कर देना है? बराबर कर देना है। m1 x1 इक्वल टू m2 x2 ग्राउंड फ्रेम से दोनों की डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर दो। m से m गया, आया ना। ये इधर जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 3 डेल्टा x आया ना। क्या बन जाएगा? 3 डेल्टा x L/2। तो डेल्टा x किसके बराबर आ गया? L/6। बोल। है मास इनटू हाँ सेंटर मास x निकालते हैं x1 m2 x2। अगर इसको ओरिजिन माना है, x कोऑर्डिनेट 0 मानेगा तभी तो उसका L/2 मानेगा। तो m into 0 दूसरे मास का सेंटर मास है L/2, तो 2m into L/2 divided by total mass, that is the position of center of mass. हाँ, you need meditation. ठीक है, आराम से 1 मिनट सोचो तो मैंने बात बताई और लिख लो। इतनी देर में एक ही बात समझाइए। m1 x1 should be equal to m2 x2। x1 x2 अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सेंटर मास डिस्प्लेस हो नहीं रहा। अब बस तुम्हें यही फिगर आउट करना है कि हर एक का ग्राउंड के फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट निकालना और उन दोनों को इक्वेट कर दो, हमेशा आंसर आ जाएगा। ग्राउंड से वो x पीछे जाएगा फ्लैट और वो L/2 उसके पीछे ऊपर चला गया तो पीछे कितना चला गया समझ में आएगा। अगर मान लो मैं कहता हूँ ये बंदा एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है, क्या कहा मैंने? तो प्लेन कितना खिसकेगा? L/3। क्यों? एक तो लॉजिक वो ठीक है। अब क्या करोगे? बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंड पे जाएगा तो कितना आएगा? प्लेन पीछे कितना खिसक गया? डेल्टा x। तो बंदा आगे कितना चला गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? L माइनस डेल्टा x। तो करके देख लो ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई। जैसे 3 है हैं? 3 है अगर चल जाएगा आगे तो मैं बोल रहा हूं एक बार करके देख लो। मैं बोल रहा हूं बंदा दूसरे एंड पे जा रहा है, एंड पे जा रहा है, सेंटर में नहीं जा रहा। तो प्लेन का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x किससे मान लो, तो लिख दो 2m into डेल्टा x should be equal to, बंदा कितना आगे चला गया? L minus डेल्टा x। तो m into equal to m into L minus डेल्टा x। अब देखो डेल्टा x की वैल्यू क्या है? L/3 आ जाएगा। L/3 तो आएगा तो ऑप्शन ही क्या है इसका? अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे। बंदा क्या करता है? प्लेन की 3/4 डिस्टेंस पे जाता है, तो प्लेन कितना खिसकेगा? 2m into डेल्टा x लिखो, अभी भी नहीं समझ में आए तो 2m into डेल्टा x should be equal to small m into 2L/3। यही बोला था ना मैंने, 2L/3 माइनस डेल्टा x। 2/3 बोला था क्या?
3/4 तो 3/4 L माइनस डेल्टा x कर दो। अभी बढ़िया। अब तरीका समझ में आ गया ना तुम्हें कि ग्राउंड के फ्रेम से देख रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कुछ करना नहीं। हाँ या ना? पक्का समझ में आ गया? अब देखो एक और क्वेश्चन। ये बताओ, ये प्लैंक है, इसका मास है 5m, बंदे का मास है 2m, जिसको इसकी की साइड में जाना है, ये डिस्टेंस है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। ये एक ही बात बार-बार पूछने की क्या आदत है? इसे डबल लिखना इक्वेशन बोलो। 5m delta x equal to 2m into L minus delta x. बिल्कुल सही है। तो डेल्टा x कितना आ रहा है? L by 6. L/6 आ रहा है, ठीक है। Then we calculate it. L by 2 by 7. 12/7 आ रहा है, बस यही आंसर है। मेरे साथ सब तो समझ में आ गया। इतनी मुश्किल के बाद फाइनली समझ में आ गया। बताइए तो मैं समझ में आ गया तो सुना बाकी की बात। इसका मास है 90 के, ध्यान दो इधर। इसका मास है 60 के और इसका मास है 50 के। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जनरली बोर्ड बोलेगा क्वेश्चन। दोनों डिसाइड करते हैं सेंटर पे आगे हाथ मिलाएंगे, है ना? तो दोनों सेंटर पे मिलेंगे, सेंटर पे आगे हाथ मिलाएंगे प्लैंक के। तो ये बताओ अगर जब दोनों सेंटर पे आगे हाथ मिलाएंगे तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? पहले ये बताओ, अगर ए का भी मास 50 केजी हो जाता तो सुनते जाओ। अरे यार पर बात तो सुनो भाई। मैं बोल रहा हूँ अगर ए का भी मास 50 केजी हो जाता और बी का भी मास 50 केजी होता और फिर दोनों डिसाइड करते यार सेंटर पे आगे हाथ मिलाएंगे तो प्लैंक कितना खींच सकता? बिल्कुल नहीं खींच सकता। अब तुम्हें लग रहा है ना खींच सकना चाहिए। अगर एक 60 केजी है 50 केजी है तो अब बताओ कि कितना खींच सकते? L by
देखना पड़ेगा बेटा एक बार। अब सुनो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल आप क्या करोगे, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल दोगे, L/2 में से माइनस कर दोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। पुराने वाले टाइप का ही तरीका है इसका। भाई जब तीनों सेंटर पे होंगे, ये भी सी के सेंटर पे, तो पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास से आ जाना चाहिए। पहले सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, 60 into 0, 90 into L/2 और 50 into L divided by 200 आया ना। तो सेंटर मास की पोजीशन आ जाएगी, L/2 में से उसको माइनस कर दो, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये हो जाएगा S coordinate of center of mass 60 into 90 into 50 into, ये तो समझ में आ गया कैसे है। हर एक का सेंटर ऑफ मास इनटू उसका कोऑर्डिनेट मास डिवाइडेड बाय 200, कितना आ गया 45 plus 95 that is 95 into L divided by 200, ये कितना आ जाएगा 19 by 40, अरे भाई 19 by 40, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे होगा 19 by 40 L, सॉरी आया ना। तो ये प्लैंक का सेंटर इसके इधर आ गया होगा, ये डिस्टेंस पहले कितनी थी, तो L/2 में से माइनस कर दो 19 L/40, देखो क्या रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक आता है L/40, बिल्कुल, तो ये आ गया L/40, दिस इज द आंसर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट हम वाला नहीं कर सकते। अभी करूंगा, रुक जा। इसमें से एक तो यार मास्क लगाने के बाद बंदा बोलता पता नहीं इसका कौन सा बोल रहा है, 3 बार ऐसे ऐसे देखना पड़ रहा है कि बोल कौन रहा है। हाँ बोल। ऐसे नहीं कर सकते, जैसे पिछले केस में जो प्लान है उसके बाद 90 इनटू उसकी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा और फिर उधर मास लेते थे हम, एक हिसाब से दोनों का मास ऐड करते। अभी मैं करता हूँ, वैसे नहीं बात है, तेरा आंसर मैच कर रहा है उससे, मेरे 11 एंड 12 नहीं कर रहा तो गलत है, तो मैं लगाता हूँ ना दिमाग, है ना। क्या था सर यार, मैं तुम्हें एकदम घटिया तरीका बता रहा हूँ, और जो तरीका बता रहा हूँ उसका नाम है मुंडी कट मेथड। मुंडी कट मेथड, मुंडी कट मेथड है। इसमें क्या करेंगे अपन, हर दिमाग से इसकी गर्दन काट देंगे, इसकी गर्दन काट देंगे, ये 60 kg का है, इसकी गर्दन काट देंगे, इसकी गर्दन हो गई यहाँ पे, दैट इज 10 kg मान लीजिए, तो बाकी हिस्सा कितने का बचा 50 kg का। अब हम क्या करेंगे, इसको 50 kg का करके भी 50 kg का है, हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे इसकी गर्दन ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसका मास उतना ही जितना इसका मास बैलेंस करने के लिए काटना, काट दिया। अब ये बिना गर्दन के इधर पहुंच जाएगा सेंटर पे, और ये गर्दन के साथ पहुंच गया, है ना। अभी इसकी गर्दन ये है, तो पहले ध्यान से समझ लो, बात मत करो, ये तो पहुंच गया सिस्टम। अभी तक तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लाइन और इसको बेचारे को याद छोड़ गर्दन करते हैं। अब नेगेटिव बात अपन करते नहीं है तो गर्दन वापस लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद में इन दोनों के पाँव बांध देंगे ताकि ये दोनों इसके अपनी जगह से। अब ये पूरा वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि एक मास ये हो गया टोटल, और एक मास ये हो गया, इसको भी कर इसका फायदा कि सेंटर ऑफ मास है, पता नहीं क्यों नहीं है। अब देखो
तो ये टोटल मास कितना हो गया 190। ये इधर कितना खिसक जाएंगे डेल्टा एक्स, तो 190 into डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू, इसको कितना आगे जाना पड़ेगा गर्दन लगाने के लिए? अरे यार ये तो ऑलरेडी डेल्टा एक्स पीछे आ ही गया है, तो इसको कितना आगे जाना पड़ेगा L/2 माइनस डेल्टा एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 10 into L/2 माइनस डेल्टा एक्स, है ना? हो गया मल्टीप्लिकेट मेथड का आंसर, सॉल्व करके देखिए। सर ये को हिलाए हिलाए नहीं हो सकता? किया तो था पहले सर मैंने तो माइनस सर दोनों को सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो मैंने क्या किया था पहले वाले मेथड अभी रुक जा, तेरे को पता नहीं चला, अभी रुक जा, अगला क्वेश्चन आएगा ना सॉल्व करना, तो पहले वाले से करना। अरे भाई ये ग्राउंड से किया और कहां से किया है? सेंटर ऑफ मास कितना सिंपलीफाई कर दिया यार। मैं कह रहा हूँ जो इस तरह से गर्दन काट दो किसी की भी कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का हिल ही ना, और सबको पहुंचा दो जहां पहुंचा है, उसके बाद में दो मास का सिस्टम वो तुम्हें आता ही है, तो जो पढ़ा है पहले उसको यूज तो करे ना। अब ऐसा थोड़ी कि नई नई लॉजिक बनाएंगे। हाँ तो ना, क्योंकि मैं वापस उसको चला दूंगा तो फिर से वो सेंटर से हट जाएंगे। चलो तो इसी साइड है तो इस वाले का वेट जितना एक्स्ट्रा होगा उसके हिसाब से बस उसको खिसका देंगे, खत्म बात। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या रहा है इससे आंसर? L/40 आ रहा है, सेम ही आ रहा है, आएगा ही सेम। अब मैं पुराने वाले क्वेश्चन की प्रॉब्लम बताता हूँ पुराने तरीके से। 90 kg, 60 kg, 50 kg, ये अपनी जगह इंटरचेंज कर रहे हैं। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन। L/20 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देख के पता चल जाएगा, पहली बात तो ये है। अब लेकिन मैं तुम्हें वही तरीका बताऊं, गर्दन काट दो, तो गर्दन जैसे काट दो 50 kg का हो जाएगा ये हो गया 50 kg का, गर्दन ही रहेगी यहाँ पे। अब इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, तो गर्दन के साथ 50 kg इधर हो गया, और ये बिना गर्दन के इधर हो गया 50 kg, है ना? पाँव मार दो, पहुंचा दिए जिनको पहुंचा था, सिस्टम को नहीं लाया तो गर्दन को भी डाला। अगर इसकी गर्दन नहीं डाला, इसके लगाने से इतनी देर में थोड़ा देर टैक्स किसी के साथ जाएगा प्लान क्यों, इनके पास पाँव तो बांध ही दिए ना, उसके बाद ताकि ये नहीं लंबी जगह पे। अब गर्दन की सकी तरह तो ब्लैंक की सकी इधर जाएगा, है ना? तो कितना आ जाएगा 10 into मान लो डेल्टा x 10 into L minus डेल्टा x should be equal to 190 into डेल्टा x। हो गया सब। तब एक ही लाइन में नहीं हो रहा, वरना पहले सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर पोजीशन निकालो, और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, माइनस करो, इसमें सीधा ही हो रहा है, किसी को कहीं पे भी कैसे भी पहुंचा दो। और मतलब हमेशा थोड़ी सी सिमेट्री बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन में, कि पहला कुछ ऐसा करो कि बस सही काम हो जाएगा। मेरे को लगता है तो भी बात समझ में आई होगी। पहले वाला क्या किया था हमने, अब सिंपल ये मान ले प्लैंक है, उसका मास है 190 kg, बंदा है उसका मास है कितना 10 kg। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक निकाल सकता है यार। L/2 कैसा आएगा, वो कहां पे कितनी दूर जानी है गर्दन, दूसरे एंड पे नहीं जानी है, बीच में छोड़ देगा गर्दन को।
यार ऐसा लगा कैसे, मतलब बिना गर्दन के बंदा उधर पहुंच गया, तू गर्दन बीच में कहाँ लगा देगा, वो तो उधर ही रह जाएगा। इसमें बोला ना ज्यादा समझ में आ गया सबको? इसके साथ में वो क्वेश्चन हो गए हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई? ऐसा कर लोगे मनीषा, कर लोगे ना? तो चलो एक क्वेश्चन और कर दो तो फिर ये कैपिटल मास है 5 है मान लो, ये m है, ये डिस्टेंस l है और ये एंगल थीटा है। ये जब यहाँ पहुंचेगा तो ये वैल्यू तक चल जाएगा। When m slides to the bottom, find the displacement of the wedge. सुनो, अगर आप सिंपल ये बात सुनो, इस डायरेक्शन में तो माउंटेन कंजर्व कर नहीं सकते, ये कर सकते हैं, है ना? ये बात समझ में आ गई? ये डिस्टेंस कितनी होगी? L cot थीटा, L cot थीटा होगी नहीं होगी? यार ये तो कैलकुलेट कर सकते हो अभी तो। L cos थीटा होगी, एंड ये पेपर लिखना क्या? L cot थीटा। ये चीज इस साइड में पहुंचेगी, ये चीज इधर पहुंचेगी, तो मान लो ये डेल्टा x इधर पहुंची, तो ये कितना डिस्प्लेस कर गया इस डायरेक्शन? L cot थीटा माइनस डेल्टा x, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना आपको। अरे यार ये पीछे आ जाएगा डेल्टा x, तो ये ब्लैंक की तरह आगे आ जाएगा। L cot थीटा माइनस डेल्टा x ही तो है, तो बस कर 5m into delta x should be equal to m into L cot theta minus delta x, तो delta x इसके बराबर आ गया, L cot theta by 6 आ गया। तो स्मॉल m कोई बात नहीं, वैसे करना वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर m का 5m की रेशियो में लिखने का लॉजिक ये था, कैपिटल m स्मॉल m तो सकता तुम कंफ्यूज हो गए, लेकिन अगर तुम उसको करो तो तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है क्या? अब हो गया यार, सिंपल है।
आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का ही सेंटर ऑफ मास कंजर्व रह सकता है, मोमेंटम कंजर्व रह सकता है, वाई डायरेक्शन तो रहेगा नहीं इसमें। थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। ऐसे कैसे कर दिया भाई, tan थीटा वो भी तो सेम ही आंसर। अच्छा तेरे को ये नहीं पता, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आता नहीं तेरे को करना, ऐसे कैसे गलत कर रहा है, बस ये जा क्या ऐड कर दिया। मैं ये मान रहा हूँ कि ऊपर वाला m नीचे वाला 5 है, ऊपर वाला 1 kg नीचे वाला 5 kg, समझ गए मेरी बात, उस तरह से किया मैंने। स्मॉल m कैपिटल M पे मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने कैपिटल M प्लस स्मॉल m किया, मैं तब भी से मान लूंगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल में तो आएगा ना, वैल्यू पुट करके तुम्हारा फिर से आंसर सेम आ जाना चाहिए। लॉजिक सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, आंसर थोड़ी चाहिए मेरे को। अभी भी नहीं आया समझे, अभी बताओ ऐसे क्वेश्चन कर लो है पक्का, ठीक है। अगर तो तेरा दूसरे से भी आया आंसर ठीक है, दोनों एम सेम रखने के बाद में मैच कर रहा है तो बस ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। अब सुनो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो सेम लॉजिक से m1 v1 शुड बी इक्वल टू m2 v2 होना चाहिए, दो मास है। जैसे एक बंदा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, इसने एक पत्थर इधर फेंका, 5 kg का पत्थर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, बंदे का मास है 20 kg, बंदा किस स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। m1 v1 should be equal to m2 v2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहना चाहिए ना, अभी तो सिखाया थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास should be equal to m1 v1 plus m2 v2 should be equal to, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा तो यहाँ से पता चलेगा m1 v1 should be equal to, अपोजिट डायरेक्शन में ना एक चीज इधर जाएगी तो एक चीज इधर जाएगी, तो तुमने देखा होगा जब तुम बोट पे से जंप करते हो तो तुम आगे जाते हो तो बोट पीछे जाती है, हाँ है ना, क्योंकि लगभग बोट और पानी के बीच का फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है, बोट और पानी के बीच का फ्रिक्शन कम होता है ना, इसीलिए जो सी ट्रांसपोर्ट होता है ना वो सस्ता पड़ता है। यार फ्रिक्शन कम होगा तो एनर्जी लॉस कम हुआ ना, तभी तो सी ट्रांसपोर्ट को हमेशा प्रेफर किया जाता है ओवर ट्रेन ब्रेन से। एक ही वेलोसिटी आगे पीछे हो गई, सेंटर ऑफ मास रेस्ट है, सी ट्रांसपोर्ट को डायरेक्ट लागत प्रेफर किया जाता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है, ज्यादा टाइम लगता है। आप एक्स